रानीगंज के नेताजी सुभाष बोस रोड के तारबांग्ला मोड़ के समीप सेनको गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शोरूम में रविवार को हुई डकैती और आसनसोल में एक व्यक्ति को गोली मारकर भाग रहे अपराधियों में से एक को गिरिडीह में पकड़ लिया गया। सोमवार को उसे आसनसोल न्यायालय में प्रस्तुत कर पूछताछ के लिए पुलिस ने 14 दिनों का रिमांड कर लिया। रविवार दोपहर को लगभग 1.5 घंटे तक फिल्मी स्टाइल में पुलिस और अपराधियों के बीच भागाभागी का खेल चलता रहा और फिर सरिया क्षेत्र में जाकर अपराधी पुलिस से घिर गए। इसी क्रम में पुलिस ने खदेड़कर एक अपराधी को धर दबोचा। हालांकि इस भागम भाग में इनके साथी भागने में सफल रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह के एसपी को सूचना मिली कि रानीगंज के एक ज्वेलरी शोरूम में डाका डालने के बाद अपराधियों ने एक कार चालक को गोली मारी और उनकी कार छीनकर जीटी रोड का इस्तेमाल करते हुए झारखंड की ओर भाग निकले। जैसे ही अपराधियों ने गिरिडीह के सीमा में प्रवेश किया, गिरिडीह पुलिस के जवान जीटी रोड पर उतर गए। रांची की बैठक में भाग लेने जा रहे एसपी भी जीटी रोड पर ही रुक गए और डुबरी व बगोदर के एसडीपीओ को भी सतर्क कर दिया। काफी देर तक जीटी रोड पर पुलिस अपराधियों का पीछा करती रही। भागने के क्रम में अपराधियों ने जीटी रोड पर स्थित कुलेगा चेकनाका को तोड़ते हुए बगोदर की ओर भाग निकले। इस बीच अपराधियों का पीछा कर रहे एसपी और एसडीपीओ ने पूरे इलाके में नाकेबंदी करा दी। साथ ही बगोदर के आगे गोरहर थाने को भी सतर्क कर दिया। इसी क्रम में पुलिस ने अटका के पास ट्रक लगवा कर रोड को जाम किया था, लेकिन अपराधी ने दोहिने और कार रोड का इस्तेमाल कर आगे भाग निकले। फिर भी पुलिस पीछा करती रही। इसी क्रम में तिलरा मोड़ के पास अपराधी ने कार में लगी हुई जीपीएस को तोड़ दिया और केरडीह की ओर भाग निकला। इधर एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर सरिया थाना की पुलिस ने केरडीह के पास नाकेबंदी कर दी थी। इस नाकेबंदी को देखकर अपराधी सड़क छोड़कर जंगल की सकरी पथ की ओर भागे, लेकिन सरिया थाना की पुलिस भी पीछा करती रही। अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर कार को अपराधियों ने रोका और उतरकर भागने लगे। इसी क्रम में पुलिस ने एक जवान को बिहार गोपालगंज के सूरज कुमार सिंह को अपराधी को दबोचने में सफल रहे। पुलिस ने अपराधी को दबोचने के बाद कार को जब्त कर लिया। कार की तलाशी ली गई। वही कार से पुलिस ने 5-6 जिंदा कारतूस बरामद किया है। कार में लगा हुआ नंबर प्लेट भी फर्जी बताया जा रहा है। बताया जाता है कि कार छीनने के बाद अपराधियों ने नंबर प्लेट बदल दी थी, लेकिन कार में जीपीएस सुविधा रहने के कारण पुलिस को पीछा करने में काफ़ी सहूलियत हुई। एसीपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि पश्चिम बंगाल में डाका डालकर भाग रहे अपराधी को पुलिस ने दबोच लिया है। एक क्रेटा कार को जब्त की गई है और क्रेटा कार से कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। রানীগঞ্জের ওখানে একটা সেনকো গোল্ডের দোকানে ডাকাতি হয়েছে এবং 5 থেকে 7 জন এরা ঢুকে ডাকাতি করছিল। সে টাইমে আমাদের কাছেই আইসি শিবপুর ছিল, মেঘনাথ মণ্ডল। তো আইসি শিবপুর খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে যায়, রানীগঞ্জের মোবাইল অভিযোগের মধ্যে পৌঁছয়। তো এদের মধ্যে ফায়ার এক্সচেঞ্জ হয়। ওই টিমটা ওখান থেকে পুরো ডাকাতি কমপ্লিট না করেই পালাতে বাধ্য হয়। আমরা পেছন পেছন তাড়া করি এবং এই গ্যাংটাই এরপরে আসানসোল সাউথে ঢুকে সাউথের এরিয়া থেকে একটা গাড়ি স্ন্যাচ করে এবং গাড়ি স্ন্যাচ করে ওরা পালাতে থাকে। তো আমাদের পেছন পেছন আমাদের টিমও যায়। এইটি যে গাড়িটাকে স্ন্যাচ করে নিয়ে যাওয়া হয়, এটাকে আমরা গিরিডীহ পুলিশের হেল্প নিয়ে আমরা অলরেডি ডিটেন করেছি। একজনকে মিসক্যান ধরা পড়েছে, বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। আর ডাকাতি রিলেটেড যা কিছু ইস্যু আছে আমরা ইনভেস্টিগেশন শুরু করেছি, তদন্ত চলছে। যা কিছু পাওয়া যাবে ডেভেলপমেন্ট হলে আপডেট আপনাদের পরে জানানো হবে। যাকে আটক করা হয়েছে তার নাম কি, কোথাকার বাসিন্দা? তার নাম আমরা এখনো পাইনি, ওটা চলছে ইন্টারোগেশন। কোথাকার বাসিন্দা? ঝাড়খণ্ড। সে কি আহত? না, সেটা এখনই বলতে পারছি না। আমাদের টিম পৌঁছেছে, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এখন। বলছি কত টাকার সোনা লুট করে নিয়ে গেছে? এখনই বলতে পারছি না, কারণ ওটা দোকান থেকে পাওয়া গেলে সেটা জানা যাবে। শিবপুর থানার বড়বাবু হ্যাঁ, খুব ভালো প্লে করেছে, কারণ 7 জনের প্রায় 6-7 জনের ডাকাত ছিল। তো একা গিয়ে ওদের ফেস করেছে এবং ওরা পালাতে বাধ্য হয়েছে এবং তারপরে ও পেছন পেছন তারাও করেছে। सर कभी बर्धमान, कभी आसनसोल, कभी रानीगंज, सेनको गोल्ड को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? এটা ইনফরমেশন আমার কাছে কিছু নেই, কিন্তু এখন এটা হয়েছে এবং এটা তদন্ত আমরা করেছি। বলছি নিরাপত্তা রক্ষীর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে পালিয়েছিল দুষ্কৃতীরা, পরে সেটা ওটা পাওয়া গেছে। কোথা থেকে পাওয়া গেছে? কোথা থেকে? এটা কাছেই ফেলে গেছিল একটা জায়গায়, ওখান থেকে আমরা ওটা পেয়েছি। ব্যবসায়ী একটু আতঙ্কিত, কিছু মেসেজ দিন? আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। ইনসিডেন্ট হয়েছে, ডেফিনেটলি যা লিগাল অ্যাকশন আছে আমরা নেব এবং ভবিষ্যতে সিকিউরিটি আর কীভাবে বাড়ানো যায় সেটা আমরা ভেবে দেখব। আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। থ্যাংক ইউ। पूरा मामला है कैसे कितना? हमें सूचना मिली थी पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह के माध्यम से कि रानीगंज वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा लूट की घटना हुई है, जिसमें एक
अपराधी को भी गोली लगा है और एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगा है। सूचना के अवलोकन में हमने जो है यहाँ पर छापामारी किया था जीटी रोड में, और फिर वहाँ छापामारी को देखते हुए जो अपराधी है वो सरिया के जंगली एरिया में आके आने की सूचना था। फिर हमने यहाँ पर छापामारी करके एक अपराधी और उनके साथ जो कार था और कुछ गहने हैं वो रिकवर किया है, और बाकी जो अपराधी है उनको हम लोग सघन जो है वो छापामारी कर रहे हैं। और अभी जो है हजारीबाग से डॉग स्क्वाड आके वो भी छापामारी में हम लोग का हेल्प कर रहा था। अभी और अदर एंगल्स पे भी हम लोग देख रहे हैं कि वो जो क्रिमिनल्स बचे हुए हैं वो कहाँ जा सकते हैं, और जैसे भी होगा उस पर इनपुट देंगे। कुछ पता चल पाया कि कितने की लूट कर किया है? स्पेशली ये लूट बंगाल में हुआ है, इसके बारे में विशेष डिटेल वहाँ बंगाल पुलिस से दे पाएंगे आपको। कितने अपराधी सर भागने में यहाँ से फिर भाग जो पकड़ाया उसके हिसाब से इसके साथ में ये लोग कुल 4 अभी थे, और बाकी और अपराधी थे जो उनका ट्रेस जो है वो अभी नहीं लगा है कहाँ पर है। कितने को पकड़ने में सफलता मिली? अभी हम लोग कुल 1 अपराधी, उनके साथ में जो लूटा हुआ जो उनका वाहन है जो बंगाल से रानीगंज से जो यहाँ ये अपना सीवान की तरफ या गोपालगंज की तरफ आने वाले के लिए यूज़ कर रहे थे, वो वाहन वो भी लूटा हुआ था, उसे हमने पकड़ लिया है। और 1 अपराधी उसके साथ कुछ हम जो गहने थे, लूट के गहने थे और कुछ कारतूस वगैरह भी है वो हमने रिकवर किया है। थी सर, और क्या कार्रवाई हुई है, क्या अपराधी को पकड़ने में क्या सब? अपराधी हम लोग यहाँ एक गाड़ी और एक अपराधी अभी पकड़ा है, हम लोग देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या निकलता है देखते हैं। कहाँ पे घटना हुई थी सर? ये लूट घटना हुई थी हम लोग आसनसोल पे। आसनसोल में कितनी लूट हुई है सर? कितने की लगभग लूट हुई होगी सर? अभी तक वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, वो दिख रहा है। कंप्लेंट क्या हुआ है वहाँ देख के पता चलेगा। वहाँ भी कोई घायल हुआ है क्या सर? वहाँ घायल हुआ है, जिसका गाड़ी लिया है शायद वो घायल हुआ है। हम लोग तो ये खबर लेके उसका पीछे चलाया था, हम लोग जाके देखेंगे क्या होगा। अभी कितना अपराधी पकड़ा है? एक ही पकड़ा है। और कितने लगभग भाग गए हैं सर? और 4-5 है, वो इन्वेस्टिगेशन करके ही निकल गया। अभी जारी है जारी। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये घटना हुई थी सर बंगाल के? वेस्ट बर्धमान, वो कमिश्नरेट है हम लोग का, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट। दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट। थैंक यू। ओके। वहीं दूसरी ओर सोमवार को शोरूम बंद रही, पुलिस दुकान के सामने बैरिकेड लगा दिया है। पुलिस सभी पहलू को खंगाल रही है। दूसरी ओर शोरूम के मालिक अब तक ये बताने से इनकार कर रहे हैं कि कितने रुपए के गहनों की लूट हुई है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम मेदिनीपुर के घाटल लोकसभा सीट से जीत हासिल करने वाले तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार सांसद दीपक अधिकारी उर्फ देव का पूर्वी मेदिनीपुर के पांसकुड़ा के जीनाखाली में अभिनंदन किया गया। साथ ही हरित घाटल कार्यक्रम को लक्ष्य कर घाटल लोकसभा के कई स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। पांसकुड़ा के जीनाखाली में अंतिम कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। घाटल पांसकुड़ा राज्य राजमार्ग के किनारे भी कई पेड़ लगाए गए। अभिनेता देव ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान देव ने कहा कि घाटल लोकसभा में जितने लोगों ने वोट दिया है, अगले 5 साल में घाटल को हरा भरा करने के लिए उतने ही पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही इस दिन मीडिया से रूबरू होकर कहा कि घाटल के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। हालांकि जो योजना 2011 में तैयार की गई थी उसे 2024 में फिर से सर्वेक्षण किया जाएगा। কাজ তো আমি এখন বলতে পারবো না, কারণ তার জন্য সার্ভে করতে হবে। আবার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের যেই প্ল্যানটা দিয়ে 2011-তে যেই প্ল্যানটা সাবমিট হয়েছিল, সেই প্ল্যানটা আজকে 2024-এ সেটাকে আবার নতুন করে সার্ভে করতে হবে। এটা একটা প্রসেস আছে, এবং আমাদের প্রথম মিটিং যেটা হবে সেটা সামনের বুধবারে মিটিংটা আছে। মিটিংটা হওয়ার পর আমি হয়তো অনেক কিছু বলতে পারবো। একদমই না, আমি ইনফ্যাক্ট সোমের সাথে এটা নিয়ে কথা হয়েছে। আমার মনে হয় কি শুধু সোম না, সমাজে যে কোনো মানুষের এরকম ব্যবহার করাটা ডেফিনেটলি আপত্তিকর, এবং এটা সমাজের জন্য সুস্থকর নয়। এবং জনপ্রতিনিধি এরকম যদি আচরণ করে সেখানে আমার কিছু বলার নেই। আমার মনে হয় কি এখানে দলের কোনো ইয়ে নেই, এটা পুরোপুরি সোহম এটা পুরোপুরি তার নিজের ব্যাপারে এটা, এবং আমি কোনো মতে এটাকে সমর্থন করি না। এবং আমি চাই না ভবিষ্যতে আমার মতো মানে যারা জনপ্রতিনিধি আছে বা যে কোনো মানুষ এই ঔদ্ধত্য এই অহংকার আমার মনে হয় না মানুষের থাকা উচিত। বা আই এম সো হ্যাপি ফর হিম, উইশ হিম অল দ্য লাক। কী বলবো, মানে একজন কাছের মানুষ, একজন নিজের মানুষ মন্ত্রী হচ্ছে, তো ডেফিনেটলি ভালো লাগছে।
একটা প্রচারের সময় একটা ভাষা ছিল যেটাকে আমি রাজনীতি ভাষা বলতাম। এই ভাষাটাকে আমি বলবো হেরে যাওয়া, পিছিয়ে যাওয়া ভাষা। হেরে গেলে, পিছিয়ে পড়লে এরকম অ্যাকুইশন করতে হয়, যেটা সব দলই কিছু না কিছু কোনো, আমি কাল থেকে দেখছি আমার দলের কিছু নেতারা বা প্রার্থীরা করছেন, অভিযোগ করছেন এবং তাদের প্রার্থীরা অভিযোগ করছেন, শুধু এখানে ওইখানে না, সারা দেশ জুড়ে। দেখো, যারা জিতে আছে তারা কোনোদিনও হেরে যাওয়ার কষ্টটা বুঝবে না, কারণ তারাও ওই গরমে খেটেছে, বাড়ি বাড়ি পৌঁছেছে, তো তাদের যন্ত্রণা, তাদের কষ্টটা অনেক বেশি। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल बंगाल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन बांकुड़ा जिला कमेटी की तरफ से आलोचना सभा का आयोजन किया गया, जहां विद्युत संबंधित बढ़े हुए फिक्स चार्ज, बढ़े हुए न्यूनतम शुल्क को रद्द करने, स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाने और इस साल बिजली दर में बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन कार्यक्रम करने पर चर्चा हुई। मौके पर उपस्थित जिला अध्यक्ष अमी गोस्वामी, सचिव सपन नाग समेत अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। অনুষ্ঠিত হলো অ্যাবেকা সংগঠনের পক্ষ থেকে। এখানে কাদের নিয়ে এবং কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়? আজ আমরা অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন বাঁকুড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বাঁকুড়ার যে 24টা ব্লক আছে সেখানে যে 26টা কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন আছে, সাপ্লাই অফিস আছে, সেখান থেকে গ্রাহক আমাদের কমিটি, অ্যাবেকা কমিটি, সব নেতাদের নিয়ে, জেলা কমিটির নেতাদের নিয়ে আজ আমাদের একটা এখানে টিওসি হলে একটা সভা হয়, যেখানে আমাদের রাজ্য সম্পাদকও আলোচনা করেন। আমাদের বক্তব্যটা হচ্ছে, যেভাবে বিদ্যুতের উপর মানে ক্রমশই মারাত্মক ধরনের আক্রমণ আসছে, যেমন ইতিমধ্যে ফিক্সড চার্জ বেড়েছে প্রচুর, মিনিমাম চার্জ, আবার এর সাথে সাথেই স্মার্ট মিটার, সেটা হচ্ছে কি কোনো রকম তার রিডিং দেখানো হবে না, কোনো রকম তার মানে বলা হবে না যে কখন কত কী খরচ হয়েছে, তার দিকে একটা মেসেজ পাঠিয়ে টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা, এই সব নিয়ে মানুষের একটা মানে বিরাট সমস্যা হচ্ছে। এইটাকে মোকাবিলা করা, আর দিনে দিনে যে বাঁকুড়ার যে বিদ্যুতের পরিষেবা, এই আমাদের একটু ঝড় হলেই কানেকশন থাকে না, তারপরে কাজ পড়ে যাচ্ছে, তারপরে ট্রান্সফরমার যতটা চাহিদা বাড়ছে ট্রান্সফরমারের লোড ততটা দিচ্ছে না, এরকম করে মানে দিনকে দিন সে ডাউনটা হয়ে যাচ্ছে। ফলে এটাকে আমরা মোকাবিলা করার জন্য আজ আমরা সংগঠিতভাবে যাতে করে এটা মানে করতে পারি, জেলা জুড়ে করতে পারি, তার জন্য আমরা আজকে একটা প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং আমরা এটার জন্য একটা বড় ধরনের আন্দোলন, একটা ব্যাপক আন্দোলন, তীব্র আন্দোলন করার জন্য আমরা একটা প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমাদের একটা মানে বয়ান তৈরি হয়েছে, সেটা নিয়ে আমরা জনসাধারণের কাছে যাবো, গ্রাহকের কাছে যাবো, এই সব বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনাটা করলাম। আপনার নাম? সপন নাগ, আমি অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশনের বাঁকুড়া জেলা কমিটির সম্পাদক। আজকে কারা কারা উপস্থিত ছিলেন? আজকে যারা আমাদের উপস্থিত ছিলেন, আমাদের রাজ্য সম্পাদক, অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক মাননীয় সুব্রত বিশ্বাস, আজ আমাদের এখানে উপস্থিত ছিলেন আমাদের জেলার সভাপতি মাননীয় শ্রী অমিয় গোস্বামী, এবং আমাদের ব্লক স্তরের সব নেতৃবৃন্দ সব ছিলেন, অ্যাডভোকেট বা প্রফেসর, শিক্ষক, এইসব ছিলেন আর কি, যারা এটা নিয়ে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা পরামর্শ দিচ্ছেন আর কি, তাদের নিয়ে এটা করেছেন। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर शुरू हो गया है। शनिवार के बाद रविवार को भी कस्बा के इंदु पार्क इलाके में तृणमूल कांग्रेस के दो गुट आपस में भिड़ गए। आरोप है कि शनिवार की रात बाहरी अपराधियों ने इलाके में तांडव चलाया था। फिर रविवार दोपहर पूर्व पार्षद सुशांत घोष और उनके गुट ने वर्तमान पार्षद लिपिका मन्ना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद फिर रविवार रात भी इलाके में हमला हुआ। हालांकि पार्षद लिपिका मन्ना की प्रतिक्रिया खबर लिखे जाने तक नहीं मिल पाई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि राजडांगा इंदु पार्क वार्ड नंबर 107 में शनिवार की रात हमला किया गया था। इस लोकसभा चुनाव में इस वार्ड में तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा है। लिपिका का गुट इसका दोष पूर्व पार्षद सुशांत घोष और उनके समर्थकों पर मर रहा है। इसके बाद आरोप लगा कि लिपिका मन्ना का गुट इलाके में जाकर चरणबद्ध तरीके से हमला कर रहा है। आरोप है कि रात में लाइट बंद कर बमबाजी की गई। मौके से गोलियों के खोखे मिले। कस्बा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है।
एक स्थानीय निवासी ने बताया कि लिपिका मन्ना के लड़के महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। सुशांत कुमार घोष ने कहा कि चुनाव नतीजे आने के बाद से ये घटना चल रही है। ये अत्याचार उन लोगों पर चुन चुन कर किया जा रहा है जो इतने सालों से टीएमसी का काम कर रहे हैं। मैंने घटना की जानकारी जिला अध्यक्ष देवाशीष कुमार को दे दी है, लेकिन अज्ञात कारण से पुलिस उन्हें कुछ नहीं कर पा रही है। कल थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद बदमाश बेलगाम हो गए। पार्टी नेतृत्व और ममता बनर्जी से मेरा अनुरोध है कि खुद इस मामले को देखें, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। हिगलगंज विधानसभा के बरुनहाट इलाके में नरेंद्र मोदी पुतला जलाया गया है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी द्वारा शपथ लेने के विरोध में तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक रैली निकालकर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया गया। सबसे पहले मोदी के पुतले को जूतों का माला पहनाकर चारों तरफ घुमाया गया और इसके बाद इसको जलाया गया है। हिगलगंज विधानसभा के हसनाबाद पंचायत समिति के सभापति अमरुल इस्लाम गाजी की उपस्थिति में यह सब किया गया। हसनाबाद के लेबूखाली रोड पर व्यापक स्तर पर तृणमूल कर्मियों ने विरोध किया और उसके बाद प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। उनका आरोप है कि बंगाल को केंद्र के द्वारा 100 दिन का कार्य का पैसा नहीं दे रहा है। केंद्र ने पैसा रोक दिया है। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, इससे फिर से बंगाल को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ভারতবর্ষের সংবিধানের আবার নতুন করে একটা কালো দিন বা ভারতবর্ষের ইতিহাসে নতুন করে একটা কালো দিন নেমে এসেছে। কারণ যে প্রধানমন্ত্রী যিনি 10-10টি বছর ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ছিলেন এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ এবং শুধু তিনি বাংলা না সমগ্র ভারতবর্ষের বিরোধী কণ্ঠকে হত্যা করার চেষ্টা করেছেন, গণতন্ত্র হত্যাকারী, সংবিধান হত্যাকারী নরেন্দ্র মোদী। সেই জন্য আজকের দিনটাকে আমরা কালো দিন হিসেবে পালন করছি। দেখুন, মানুষ মা মাটি মানুষের সঙ্গে আছে, দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে, উন্নয়নের সঙ্গে আছে। মানুষ আবারও প্রমাণ করে দিয়েছে সন্দেশখালীর মতো একটা নাটকীয় ঘটনা, যেখানে শুভেন্দু অধিকারী, নরেন্দ্র মোদী তাদের রেখাপাত্রকে নিয়ে অনেক নাটক করেছে, কিন্তু সেই নাটকের যোগ্য জবাব দিয়ে দিয়েছে সন্দেশখালীর মানুষ এবং বসিরহাটবাসী তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসী এবং ভারতবাসী তার যোগ্য জবাব। আপনার নাম ইকবাল আহমেদ মুকুল। তৃতীয়বারের জন্য নরেন্দ্র মোদী যে প্রধানমন্ত্রী হয়েছে অগণতান্ত্রিক। আমরা ভারতবর্ষের মানুষ চাই না যে ওরকম একটা অপদার্থ প্রধানমন্ত্রী দিল্লির ক্ষমতা থাকে। আমরা ওর দ্রুত অপসারণ চাই, তাই আমরা প্রতিটা দলের থেকে করেছি। কোথায়? বাংলা চৌমাথায়। আপনার নাম কি? আমার গোপাল দাস। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। शिक्षक भर्ती घोटाला में आरोपी पार्थ चटर्जी को आज अलीपुरद्वार सीबीआई विशेष अदालत में पेश किया गया। इस दौरान पेश करने के लिए जब पुलिस उनको लेकर पहुंची तो पत्रकारों ने उनको घेर लिया। वर्तमान लोकसभा चुनाव के संबंध में प्रतिक्रिया जानी चाहिए, लेकिन चटर्जी ने कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप गाड़ी से उतरकर कोर्ट में चले गए। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले में पिछले 2 साल से पार्थ चटर्जी जेल में बंद है। उनके शिक्षा मंत्री रहने के दौरान शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था। ওদিক দিয়ে নামবে নাকি দাদা? ঠিক আছে। পাটলা তৃণমূল 29, বিজেপি 12, অন্যদিকে এনডিএ সরকার আর প্রধানমন্ত্রী হলেন নরেন্দ্র মোদী। কি বলবেন?
দাঁড়া নামতে দে হ্যাঁ হ্যাঁ পার্থদা রেজাল্ট নিয়ে কি বলবেন? ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम बंगाल से 2 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। पश्चिम बंगाल से बालूरघाट के सांसद सुकांत मजूमदार और बनगांव के सांसद शांतनु ठाकुर राज्य मंत्री बनाए गए हैं। बनगांव से लोकसभा सांसद शांतनु ठाकुर ने केंद्रीय राज्य मंत्री बनाने से मतुआ संप्रदाय के लोग काफी खुश हैं। उनके शपथ ग्रहण के बाद ठाकुरबाड़ी में उत्सव का माहौल बना हुआ है। मतुआ धर्म के गुरु हरिचंद गुरुचंद मंदिर में पूजा करने के साथ ही रंग बिरंगे पटाखे फोड़े गए। मतुआ समुदाय के लोग आनंद उत्सव मना रहे हैं। दूसरी ओर तृणमूल सांसद के केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर की बड़ी मां ममता बाला ने ठाकुर ने आरोप लगाया कि शांतनु ठाकुर पिछले 5 साल से केंद्रीय मंत्री है, लेकिन उन्होंने बनगांव के लिए कोई काम नहीं किया। इस बार भी जनता ने उन्हें चुना है। बनगांव की जनता ने उनका साथ दिया। उन्हें बनगांव की जनता के लिए विकास का काम करना चाहिए। दूसरी ओर शांतनु के मंत्री बनने से बनगांव में भाजपा समर्थकों ने जश्न मनाया। शांतनु ठाकुर बनगांव क्षेत्र के 1 लाख से अधिक वोटों से विजयी हुए। কিভাবে বিজয় উৎসব চলবে? প্রথমেই বলি, বাবা শান্তনু ঠাকুরকে জেতানোর জন্যে বনগাঁয় ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন এসেছিলেন, আমি নিজে মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে দাবি রেখেছিলাম ঠাকুরমশাইকে দ্বিতীয়বারের জন্যে আবার ক্যাবিনেটে আনা, মন্ত্রিসভায় শপথ করবার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তিনি দাবি রেখেছেন। আমরা সারা ভারতবর্ষের মতুয়াদের পক্ষ থেকে ভারত সরকার, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ভারতবর্ষের 6 কোটি মতুয়ার কাণ্ডারি বাবা শান্তনু ঠাকুর দ্বিতীয়বারের জন্য মন্ত্রী হয়েছে। আগামীকাল ভারতবর্ষে যত হরি মন্দির রয়েছে, ভারতবর্ষে সমস্ত হরি মন্দিরে স্পেশালি বাবা হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে স্পেশালি পুজো হবে এবং সারা ভারতবর্ষের মতুয়ারা আগামীকাল। আপনার উপর আস্থা রেখেছে শান্তনুবাবু, কিন্তু আবার গেল। আবার প্রমাণিত হলো যে শান্তনু ঠাকুর বনগাঁ লোকসভায় একজন যোগ্য মানুষ ছিল, যে যোগ্য মানুষটা বৃহত্তর বনগাঁবাসী দুহাত ভরে আশীর্বাদ করেছেন এবং আশীর্বাদের ফলস্বরূপ নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয়বার তাকে আবার মন্ত্রিসভায় জায়গা করে দিয়েছেন। এটা আমাদের বনগাঁবাসী নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গ, সারা ভারতবর্ষের তপশিলি এবং মতুয়া সমাজের কাছে একটা আনন্দের বিষয়। এটা নিয়ে আমরা আগামী 1 মাস ব্যাপী ভারতীয় জনতা পার্টি এবং মতুয়া মহাসংঘের বিভিন্ন কার্যকর্তা রাজ্যমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয়বার মন্ত্রিসভায় শপথ নিলেন। জনগণ তাকে সুযোগ দিয়েছে এবং পার্টি তাকে, বিজেপি পার্টি তাকে স্টেট মিনিস্টার আবার করেছে। 5 বছর ধরে যে কাজ করেনি মিনিস্টারে, আশা করব যে মানুষের, জনগণ যে সুযোগ দিয়েছে সেই সুযোগের জন্য সৎ উপয়োগ করে এবং মানুষের জন্য, জনগণের জন্য কাজটা করে। আপনি যখন শপথ নিয়েছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ, বিতর্ক হয়েছে, আজকেও শপথ গ্রহণ দেখলেন। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। अखिल भारतीय मतुआ महासंघ के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष एवं प्रमुख वकील संजीव कुंड अनशनकारियों के नैतिक समर्थन को देते हुए उनके साथ खड़े रहे। डीवीसी को हटाने के विरोध में स्थानीय झुग्गीवासी पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पहले ही राज्य के पंचायत, ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार और नवनिर्वाचित तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुनर्वास के बिना किसी भी झुग्गीवासी को बेदखल करने की किसी भी प्रयास से कानूनी तरीकों से निपटा जाएगा। सांसद कीर्ति
कीर्ति आज़ाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सरकारी जमीन पर स्थायी रूप से रह रहे लोगों को हटाने के लिए सरकार को पहले वैकल्पिक जमीन देनी होगी। इसके अलावा संबंधित संगठन को प्रत्येक झुग्गीवासी के लिए पानी और बिजली प्रदान करनी चाहिए। डीवीसी के मामले में इस कानूनी तरीकों से निपटारा जाएगा। कीर्ति ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी है। मतुआ महासंघ के पश्चिम बर्धमान जिला के रविवार को डीवीसी डीटीपीएस क्षेत्र में भूख हड़ताल कर रहे झुग्गीवासियों के मंच पर उपस्थित होकर बर्धमान जिला अध्यक्ष संजीव कुंडू ने कहा कि डीवीसी के अध्यक्ष सुरेश कुमार ने पूर्व सांसद सुरेंद्र सिंह आलूवालिया को धमकी दी थी कि डीटीपीएस क्षेत्र को सभी अवैध निवासियों को बेदखल कर दिया जाएगा, लेकिन एजेंसी को उनके लिए पुनर्वास पैकेज का कोई पता नहीं था। अधिकारियों ने इस धमकी का निरंकुश निर्णय बताया और कहा कि जब तक डीवीसी अधिकारी गरीब लोगों के लिए वैकल्पिक जमीन उपलब्ध नहीं कराते, अगर एक भी झुग्गीवासी को बेदखल किया गया तो डीवीसी का परिणाम भुगतना होगा। गौरतलब है कि बेदखली के विरोध में झुग्गीवासी पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस भूख हड़ताल में पुरुष और महिलाओं के अलावा बच्चे और किशोर भी शामिल हैं। রেজাল্ট ঘোষণার পরেই যিনি তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ, যিনি এখানে এমপি হয়েছেন, তিনি আজকে একটি প্রেস কনফারেন্স করেছেন। প্রেস কনফারেন্সে আপনাদের যেই অনশন ধর্মঘট আর আপনাদের যে দাবি দাবা সেগুলো নিয়ে তিনি সরব হয়েছেন। তিনি বলেছেন আপনাদের পাশে থাকবেন। কি বলবেন এই বিষয়টা নিয়ে? তিনি আমাদের পাশে আছেন এটা আমরা আগে থেকে জানতাম এবং আমরা সেটা অনুমান করেছিলাম, কারণ আমাদের নেত্রী মা মমতা ব্যানার্জি, আমাদের করুণাময়ী মা দুর্গা রূপিণী মমতা ব্যানার্জি প্রথম থেকেই গরিবের সাথে ছিলেন, আছেন এবং ভবিষ্যতে থাকবেন। তিনি যখন বলে গেছেন যে বস্তি উচ্ছেদ হবে না, পুনর্বাসন ছাড়া বস্তি বিচ্ছেদ হবে না, তাই আমরা ওনার সাথে ছিলাম, আছি, ভবিষ্যতে থাকবো এবং আগামী দিনে ওনারা যাতে আমাদের সামনে এসে বলেন যে আমরা তোমাদের সাথে আছি, বস্তি উচ্ছেদ করতে দেবো না, পুনর্বাসন ছাড়া বস্তি উচ্ছেদ হবে না। কিছু কারা সামনে এসে বলবে বলে মনে করছে? প্রদীপ মজুমদার মহাশয়, যিনি আমাদের মন্ত্রী আছেন, এবং যিনি কীর্তি আজাদজি, যিনি আমাদের এমপি হয়েছেন, ওনারা দুজন যদি আমাদের সামনে এসে বলেন যে হ্যাঁ আমরা পুনর্বাসন ছাড়া তোমাদেরকে উচ্ছেদ করতে দেবো না, তাহলে আমরা এই অনশন থেকে উঠবো। নাহলে আমরা আমরণ অনশন এখানে চালিয়ে যাব। যতক্ষণ আমরা পুনর্বাসন পাই ততক্ষণ আমরা এখানে আমরণ অনশন চালিয়ে যাব। মরতে হলে আমরা এখানে মরবো, কিন্তু আমরা উঠবো না যতক্ষণ আমাদের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এবং কীর্তি আজাদজি এখানে আসবেন। আপনার নাম? আমার নাম অরিন্দম নায়ক। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के कोलाघाट के देवलिया इलाके में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में भयानक विस्फोट हो गया। रविवार रात पटाखे बनाने वाली एक फैक्ट्री में हुए विस्फोट से पूरा इलाका दहल उठा। वहां एक घर के भीतर अवैध रूप से पटाखा बनाने का काम चल रहा था। गनीमत ये रही कि विस्फोट के समय घर में कोई नहीं था और इसीलिए कोई हताहत नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट रविवार रात करीब 11 बजे हुआ। धमाका इतना भयानक था कि घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। आसपास के घरों में भी दरारें आ गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियों को भेजा गया, जिन्होंने सोमवार सुबह तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोलाघाट इलाके में पटाखों की कई अवैध फैक्ट्रियां चल रही है। पुलिस को सब पता है, इसके बावजूद वह कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं जिले के पुलिस अधिकारियों का दावा है कि अवैध पटाखा फैक्ट्रियों के खिलाफ नियमित रूप से छापेमारी की जाती है। इस मामले में गहन जांच शुरू कर दी गई। पिछले साल मई में जिले के खादीकुल में एक घर में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री भी भीषण विस्फोट हुआ था। उसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मई 2023 के विस्फोट के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन ने पूरे जिले में थोड़ी बहुत कार्रवाई की थी, लेकिन कुछ समय बाद पुलिस फिर से सुस्त पड़ गया और अवैध पटाखा फैक्ट्रियां दोबारा शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে
7872933666 এবং 9434133666। इस भीषण गर्मी को देखते हुए आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रानीगंज की तरफ से रानीगंज के NSB रोड स्थित स्कूल मोड़ में करीब 10,000 राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाया गया। इस मौके पर यहां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रानीगंज के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह बग्गा, अध्यक्ष हरजीत सिंह बग्गा, सचिव बलजीत सिंह बग्गा, रविंद्र सिंह, कमलजीत सिंह बग्गा, सुरेंद्र सिंह, मनजीत सिंह, रविंद्र सिंह, त्रिलोचन सिंह आदि उपस्थित थे। यहां पर 10,000 लोगों को ठंडा शरबत पिलाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रानीगंज के सदस्यों ने कहा कि इस भीषण गर्मी को देखते हुए आज ये कार्यक्रम किया गया ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि करीब 10,000 लोगों को ठंडा शरबत पिलाया गया। आज रानीगंज सिख गुरुद्वारा कमेटी और रानीगंज की समूह सिख संगत के द्वारा हमारे 5वें गुरु जो कि पहले शहीद गुरु थे, गुरु अर्जन साहब जी, जिन्होंने धर्म की आज़ादी के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और एक संदेश दिया था सारे संसार में कि हर बंदे को अपना धर्म प्यारा है और किसी के धर्म में किसी का अत्याचार, किसी का जुल्म बर्दाश्त नहीं करना है। लेकिन साथ में कितने भी मुसीबतें आ जाए, कठिनाइयाँ आ जाए, अडोल रहना है, निर्भीक रहना है, निडर रहना है और अपने एक ईश्वर के अकीदे में पक्के रहना है। और हर साल सारी दुनिया के जो सिख समाज है, जहाँ भी सिख भाई बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में, अपने पंचम गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी की जो महान शहीदी है इसको मनाते हैं। जगह जगह गुरबाणी का कीर्तन होता है, गुरु इतिहास की जानकारी दी जाती है, साथ ही साथ इंसानियत की सेवा के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सेवा के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। जिसमें एक काम हर साल जो सिख समाज है वो ठंडे पानी की छबील लगाता है और इस बार हम लोगों ने इस जगह को चुना, स्कूल मोड़ को, क्योंकि हमें ये लगता था कि स्कूल मोड़ एक ऐसा रास्ता है, NSB रोड की लाइफ लाइन, जो रानीगंज की लाइफ लाइन है, यहाँ से सभी प्रकार की गाड़ियाँ निकलती हैं, आती हैं, जाती हैं। हम लोगों ने ये सोचा कमेटी ने कि लोगों की सेवा करने का इससे बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता है। और चूँकि आप देख ही रहे हैं कि तापमान सूरज किस तरह सिर पर चढ़ के बोल रहा है लोगों का। जो 5वें गुरु अर्जन सिंह जी के शहीद दिवस, जिसको हम लोग शहादत दिवस कहते हैं, उसी के मौके पर इन लोगों ने शरबत का इंतजाम किए हैं। इस गर्मी में कड़ाके की गर्मी पड़ी है, उसको देखते हुए करीब 10,000 लोगों के शरबत पिलाने का इंतजाम किए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं, राहगीर चलते फिरते पानी के चलते तपिश में प्यास से तड़प रहे हैं और उस वजह से ये इंतजाम किया है। मैं इन लोगों पे बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। इसी तरह रानीगंज गुरुद्वारा कमेटी हर तरह का हर साल हर प्रोग्राम करते रहते हैं और हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे किसी भी मामले में हमारे साथ करते हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर रानीगंज में भव्य उत्सव मनाया गया। रानीगंज मंडल 1 के भाजपा अध्यक्ष देवजीत खां के नेतृत्व में समर्थकों ने मिठाइयाँ बांटी और आतिशबाजी की। इस मौके पर पूरे इलाके में जश्न का माहौल था और लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। इस बारे में देवजीत खां ने बताया कि आज बहुत खुशी का दिन है। आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस खुशी के अवसर पर आज यहाँ के लोगों के बीच मिठाइयाँ बांटी जा रही है और बड़े जॉइंट स्क्रीन पर शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण देखा जा रहा है। নরেন্দ্র দাস মোদি মহাশয় আজকে মন্ডল 1-এর তরফ থেকে পুরো দেশের সাথে সাথে রানীগঞ্জ শহরে কি করলেন মন্ডল 1? আজকে আমাদের খুবই আনন্দের দিন। আজ তৃতীয়বারের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি শপথ গ্রহণ করলেন এবং সেই উপলক্ষে আজকে আমরা রানীগঞ্জ মন্ডল 1-এর তরফ থেকে আমরা একটা ছোট্ট কার্যক্রম পালন করলাম, সাধারণ মানুষের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ। এবং আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছেন পেছনে আমাদের LCD লাগিয়ে আমরা আজকের এই কার্যক্রম দেখছি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে আমরা আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছি। শহরবাসীকে রানীগঞ্জবাসীকে অন্তত আমার মনে হয় জানানোর কিছু নেই, কারণ রানীগঞ্জ শহরবাসী বরাবর বিজেপির সঙ্গে ছিল, বিজেপির সঙ্গে আছে এবং আগামী দিনেও বিজেপির সঙ্গে থাকবে। তার প্রমাণ এই ভোটেও দিয়েছেন। রানীগঞ্জের দুটো
সংখ্যালঘু ওয়ার্ড বাদ দিলে সমস্ত ওয়ার্ডের সমস্ত বুথে রানীগঞ্জ বিজেপিকে লিড দিয়েছে এবং প্রতিটা বুথে লিড দিয়েছে। এইটাই প্রমাণ করে যে রানীগঞ্জের মানুষ বিজেপিকে চায়, রানীগঞ্জের মানুষ তৃণমূলের উপর থেকে সম্পূর্ণভাবে আস্থা হারিয়েছে এবং তৃণমূলকে তারা পছন্দ করে না। এখানকার কোনো নেতা, রানীগঞ্জের আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আপনারা মিলিয়ে দেখুন, রানীগঞ্জের কোনো তৃণমূলের নেতা তার নিজের বুথ জিততে পারেননি, নিজের ওয়ার্ড জিততে পারেননি। আজকে রানীগঞ্জের মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছেন তারা বিজেপির সঙ্গে আছেন, তারা নরেंद्र मोदी সঙ্গে আছেন। इस मौके पर यहां देवजीत खां, राजा भौमिक, आनंद साव, शताब्दी चटर्जी, देव कुमार बोस आदि उपस्थित थे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार NDA की सरकार बनने पर पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी क्रम में आसनसोल के रविंद्र भवन के सामने पश्चिम वर्धमान जिला भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम की लाइव प्रसारण एक साथ बैठकर देखा। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। इस दौरान सड़क से गुजरने वाले लोग भी खड़े होकर इस ऐतिहासिक घड़ी के गवाह बने। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम के अंत में भाजपाइयों ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। इस मौके पर यहां जिला अध्यक्ष बप्पा चैटर्जी, वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। उपस्थित भाजपा नेताओं ने कहा कि आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास है। आज नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। दक्षिण बंगाल के सबसे बड़े वाणिज्यिक संगठन फॉस्बेकी के नेतृत्व में आज इस क्षेत्र के तमाम चेंबर की तरफ से आसनसोल नगर निगम के मेयर को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन की तरफ से अध्यक्ष RP खैतान, जनरल सेक्रेटरी सचिन राय, वर्किंग प्रेसिडेंट स्वपन चौधरी, कोषाध्यक्ष राजेश दारुका, सतपाल सिंह किर सहित विभिन्न चेंबरों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इन सभी ने मेयर विधान उपाध्याय के चेंबर में एक बैठक की। इस बैठक में आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर राजू मिश्रा सहित चेंबर के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। दरअसल पिछले कुछ समय से आसनसोल नगर निगम द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर गार्बेज टैक्स लगाया गया। इन वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का कहना है कि जिस दर से गार्बेज टैक्स लगाया गया है ये बहुत ज्यादा है और इससे व्यापारियों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज इस मुद्दे पर इस क्षेत्र के कई चेंबरों के प्रतिनिधि फॉस्बेकी के नेतृत्व में मेयर और नगर निगम के कमिश्नर से मिले और इस समस्या का निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा। मेयर और कमिश्नर दोनों ने उनकी बातों को गौर से सुना, आश्वासन दिया कि उनके जायज़ मांगों पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसा कोई नियम नहीं लागू किया जाएगा जिससे कि व्यापारियों को अपने व्यापार में समस्याओं का सामना करना पड़े। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए सचिन रॉय ने कहा कि आज की बैठक काफ़ी सार्थक रही। আজকে আমরা এসেছিলাম গার্বেজ ট্যাক্স নিয়ে। গার্বেজ ট্যাক্স নিয়ে যেটা কর্পোরেশন থেকে সার্কুলার করেছে তার এগেনস্টে আমাদের একটা প্রতিবাদ ছিল যে গার্বেজ ট্যাক্সে যেটা করেছে ম্যাক্সিমাম একটা রেঞ্জে করেছে, যেটা ছিল হয়তো 100 টাকা সেটা করেছে 1000 টাকা, এরকম কিছু আছে।
আজকে খুব সুন্দর আমাদের আলোচনা হলো। আমাদের মেয়র সাহেব এবং আমাদের কমিশনার সাহেব ছিলেন, তারা প্রতিশ্রুতি দিলেন আমাদের যে না সেভাবে কোনো করা হবে না, আপনাদের প্রপোজাল দিন, সেই প্রপোজাল বেসিসে আমরা আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেব। এবং যেটা জেনারেটর ট্যাক্স যেটা বলেছে, জেনারেটরের ট্যাক্স অ্যাকচুয়ালি নয়, জেনারেট যত হয় গার্বেজ তার উপরে ট্যাক্স, তো সেটা আমাদের মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল, সেটা ক্লিয়ার হলো। এবং আজকে আলোচনাতে আমরা খুব খুশি। এবং আজকে ফৌজবিকির নেতৃত্বে ফেডারেশন অফ সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নেতৃত্বে আজকে আমাদের যে ছিল তা জানলাম। এবং বহু চেম্বার রয়েছেন, পিঙ্কিজি রয়েছেন, আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, নর্থ চেম্বার, এরকম অনেক চেম্বার ছিলেন। আমাদের ক্রেডাই আছে, নেহাতপুর চেম্বার অফ কমার্স, রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স, সবাই এসেছেন। প্রেম গোয়েলজি রয়েছেন ইন্ডাস্ট্রি চেম্বার, নিখিলেশ উপাধ্যায় রয়েছেন আমাদের মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স, আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রি রয়েছেন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট পিঙ্কি ক্ষীর, সবাই রয়েছে এরকম, আমাদের মনোজ রয়েছে। এবং আমাদের আজকে আলোচনা খুব ফলপ্রসূ হয়েছে, খুবই ভালো লেগেছে। এবং ওনারা যেটা বলেছেন না আমরা এটা ইমপ্লিমেন্ট করছি না, আপনারা প্রপোজাল। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर नगर मोहल्ला के नीचे पाड़ा में अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना क्षेत्र में आग की तरह फैल गया। घटना कैसे घटी इसका फिलहाल सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। वही घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सहित जामताड़ा जिले के बेरिया पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, साथ ही फॉरेंसिक जांच टीम भी पहुंची। वही फॉरेंसिक टीम ने ब्लू का सैंपल लेकर गई। कोई दूसरी तरफ की जानकारी मिली है, उसके अनुसार अपराधियों ने मृतक को 3 गोली मारा है, जिसमें 2 गोली कनपट्टी एवं गोली सीने में लगी है, जिससे कि उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। आपको बता दें कि यह घटना बीती रात की है। क्या घटना घटी है? कल रात का 11 बजे का करीब घटना है। उसके विषय में भाई को गोली मारा गया है। खाने पीने के लिए रोका जाता था, लेकिन लड़का लोग माना नहीं है, वही लड़का लोग ही इसका दिया गया है। किस मोहल्ला घटना है? ये मोहल्ला आपको अम्बेडकर नगर पड़ता है। और उनका क्या नाम, जिनको गोली मार क्या नाम उनका? नंदलाल यादव। और पता चला कौन गोली मारे हैं? ये तो पुलिस पता करे, पुलिस का काम है, ये तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। मोहल्ला की बात है, वहाँ अकेला रहता था, हम लोग सब इधर कानगो इस पार के हैं, लेकिन वहाँ नया जाके बसा था 3 साल से, खटा लोग वहीं कर लेते। उठना बैठना जो लड़का लोग वही जान रहा है। मोबाइल का लोकेशन, गोली का कवर सब थाना में जमा है। अच्छा, गोली कहाँ पर मारा है? मारा गया वो कान के ऊपर है 2 ठो, एगो छाती में। 3 गोली मारा है? 3 गोली रात में कल मारा था? रात में 11 बजे घटना है। अच्छा। आदमी लोग अगल बगल बताया, रात आवाज़ ऐसा आया गया था, लेकिन वहाँ कोई सन्नाटा जगह है ना, तो सुबह जब जो दूध लाने एक आदमी वही हल्ला करके बताया गया ऐसे ऐसे ही हुआ है। इससे अधिक कैसे डिक्लेयर कर दे रहा है कि जैसे लड़का लोग मारा, अभी तो हमको पता नहीं चल रहा है। बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रविवार दोपहर में रानीगंज के तारबांगला स्थित सेनको गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती और गोलीबारी की घटना पर अपना विचार व्यक्त करते हुए आसनसोल के पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी ने ये बातें कही। খয়রাঞ্চল শিল্পাঞ্চল জুড়ে বারংবার এই দুষ্কৃতিমূলক ঘটনা ঘটছে। কালকেও দেখা গেছে পুলিশের সঙ্গে সামনাসামনি লড়াই, সোনার গহনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে, বারংবার এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। কী বলবেন এই বিষয়গুলো নিয়ে? গতকাল আমি কলকাতায় ছিলাম আমার মিটিংয়ের জন্যে, জরুরি একটি ট্রেড ইউনিয়ন মিটিংয়ে আমি কলকাতায় ছিলাম, এবং আমি সংবাদ মাধ্যমের কাছ থেকে জানতে পারি যে ভয়াবহ একটা ঘটনা ঘটে গেছে রানীগঞ্জে, যেটা আমার স্বল্প দিনের অভিজ্ঞতাতে নেই। গত 15-20 বছরের মধ্যে এরকম দিন দহরে রানীগঞ্জ বাজারের ওপরে গুলি চালানো, NSB রোডে গুলি চালানো, এবং ব্যাংকে এর আগে হয়েছে, সোনার দোকানে ঘটেছে, কিন্তু এইরকম দুর্ধর্ষ ঘটনা ঘটেনি। এর আগে রানীগঞ্জে রামবাগানে একটা ঘটনা ঘটেছিল এবং পুলিশ সেখানে দ্রুত পৌঁছে গিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যে সেদিন পুলিশের হস্তক্ষেপও খুব দ্রুততার সঙ্গে ভালো হস্তক্ষেপ ছিল, যার ফলে বড় আক্রমণের হাত থেকে একটা পরিবার বেঁচে গিয়েছে। গতকালও একজন সাহসী পুলিশ অফিসার শ্রীপুর ফাঁড়ির
আইসি তাকে প্রথমেই ধন্যবাদ অভিনন্দন দেওয়া উচিত সবাইকার, এবং এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে তিনি নিজের জীবন বাজি রেখে এককভাবে এগিয়ে গেছেন, পুলিশের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু এই যে দল যারা কাজ করলো, আপাত দৃষ্টিতে আমার মনে হয়েছে যে সুপরিকল্পিতভাবে শিল্পাঞ্চলের উপরে বাইরের থেকে নজরদারি করে এই সংগঠিত অপরাধ ঘটাবার চেষ্টা চলছে, এবং সক্রিয়তা পুলিশের কালকে যথেষ্ট ছিল। এরপরেও একজন গাড়ির মালিক তিনি পরিবার নিয়ে যাচ্ছিলেন, এবং এই বার্তা ভয়ঙ্কর খারাপ বার্তা গোটা জেলায় গেছে, রাজ্যে গেছে, যে তাকে গাড়ির থেকে টেনে নামিয়ে গুলি করেছে, তার পরিবারের লোকেরা কোনোভাবে তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। আরেকজনকে গুলি করেছিল যে ওকে রক্ষা করতে এসেছিল, তাকেও অল্পের জন্য সে বেঁচে যায়, বোধহয় সামান্য তার লেগেছে। আসানসোল শহরের ওপরে দুপুরবেলায় এখান থেকে ডাকাতি করে ফিরছিল তারা। এখন পুলিশ যথেষ্ট এই ব্যাপারে তৎপরতা দেখিয়েছে, এটা ঘটনা, এবং আমি পুলিশের উচ্চ মহলের সঙ্গে কথা বলে যা বুঝেছি যে পুলিশ চেষ্টা করছে আরও এই ধরনের ঘটনাকে মোকাবিলা করার জন্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে তারা বাড়াতে চাইছে। আর এই ঘটনা সম্পর্কে এখনই বিস্তারিত আমি কোনো মন্তব্যে যাব না, যেহেতু এটা পুরোপুরি তদন্তের আওতায় আছে, এবং ইতিমধ্যে আমি পুলিশের যা বয়ান দেখেছি প্রেসের মাধ্যমে গ্রেপ্তার হয়েছে, এবং সেটা সঙ্গত কারণেই পুলিশ এখন গোপন রাখবে, কারণ এইসব ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখাটাই উচিত। সেই জন্য আমি এই তদন্তের ব্যাপারে আর যাতে কোনো বাড়তি অসুবিধা না হয়, আমি এটা নিয়ে আর কোনো মন্তব্য করছি না। কিন্তু পুলিশ যেটা বলেছে উচ্চ মহল থেকে, যে তারা নিরাপত্তার ব্যাপারে পুরো নজরদারি তারা রাখছেন, এবং উপর মহল থেকে তারা নিজেরা এটাকে দেখভাল করছেন। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रूपनारायणपुर के रूपनगर इलाके में बिजली की कटौती से परेशान स्थानीय लोगों ने सोमवार सुबह रूपनारायणपुर बिजली विभाग के वाहन एवं कर्मचारियों का घेराव कर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि रूपनगर इलाके में बीते रविवार रात से एक फेज में बिजली नहीं है, जिसके कारण कई घरों में बिजली गुल थी। रात से ही बिजली विभाग के रूपनारायणपुर एसएस अधिकारी को शिकायत की गई है, पर बिजली की मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। गर्मी से उबे स्थानीय लोगों ने सोमवार सुबह मरम्मत करने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मियों को घेर कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला हुआ शांत। इलाके के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बीते एक महीने से इलाके में आए दिन बिजली विभाग खराब रहती है, जिसकी मरम्मत भी समय पर नहीं की जाती है। साथ ही इलाके में जितनी बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए उससे कम क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, जिससे यह समस्या बनी हुई है। बार बार मामले को लेकर शिकायत के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारी सक्रियता नहीं दिखाते हैं, और इस प्रचंड गर्मी में लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। কি হয়েছে আপনাদের? রূপনগরে কাল রাত্রি থেকে ইলেকট্রিসিটি চারখানা রাস্তায় লাইন ছিল না লোকাল ফল্টের জন্য। এর আগে বিগত এক সপ্তাহ আগে আমরা এসএসকে নিয়ে এসেছিলাম লোডটা ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য। উনি কথা দিয়েছিলেন যে দুদিনের মধ্যে সেটা কমপ্লিট করবেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও করেননি। তাই আজকে রূপনগর বাসিন্দারা সকাল থেকে বারবার ইলেকট্রিক অফিসে যোগাযোগ করেছে, তা সত্ত্বেও ওনারা আসতে অনেক লেট করেছেন, 2-3 ঘন্টা লেট করলেন। যেটা ওনাদের 6টা থেকে সার্ভিস, সেটা ওনারা 7:30 8টার পর রূপনগরে এসছে। রাতের বেলায় কি কোনো ঠিক করার কেউ লোক ছিল না? রাত্রেবেলা ঠিক করার লোক ছিল না। ওনারা বলছেন রুরাল সার্ভিসে কোনো লোক পাওয়া যায়, নাইট সার্ভিস লোক নেই। তাই রাতের বেলায় ব্রেকডাউন হলে তাহলে কিছু করার থাকবে না ওনাদের বক্তব্য। সেটাই এনে রূপনগর বাসিন্দাদের ক্ষোভ। তাই এসএর সাথে যোগাযোগ করা হলো। উনি বলেছেন যে আজকে বিকেলের মধ্যে আমরা লোডটা ডিস্ট্রিবিউট করে দেবো। তাই আমরা এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে ইলেকট্রিকের গাড়িটাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আরমানদা বা অভয়দা বারবার ফোন করছেন যে এসএস বলছেন যে বিভিন্ন জায়গায় ফল্ট হয়ে আছে, তাই গাড়িটাকে অবিলম্বে ছাড়ার জন্য বলা হচ্ছে। তাই উনি সাময়িক কাজ করে এখন গাড়িটাকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। বিকেলের মধ্যে এসএস কাজটা কমপ্লিট করবে বলে কথা দিচ্ছে। सालनपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़।